वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12th की हिस्ट्री से जो आपका 9th चैप्टर है किंग्स एंड क्रॉनिकल्स, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाला हूं आपके टर्म 2 के लिए। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये तो जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। तो चलिए फिर वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आपको बताना चाहूंगा हिंदी मीडियम में हमने ऑलरेडी बना रखे हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, आपको लिंक दे दी जाएगी। और ये वीडियो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है। तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने है। इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम यू कैन सिंपली कॉन्टेक्ट मी, ओके। और एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, जस्ट सिंपली ओपन द टेलीग्राम एंड यू जस्ट हैव टू सर्च क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप, तो आप ज्वाइन हो पाएंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। और वेबसाइट पे आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं www.eklavyastudypoint.com। और इन क्वेश्चंस की जो PDF वगैरह भी होंगी वो हम कोशिश करेंगे आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है। तो आप बिल्कुल टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। तो देखते हैं आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है। देखो, पहले तो शॉर्ट आंसर टाइप करवाऊंगा आपको मैं, उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप करवाऊंगा, ठीक है। तो ये सब्जेक्टिव ही रहने वाला है आपका, तो मैं आपको इस तरीके से ही करवाऊंगा। प्लस आपको एक चीज और बता दूं कि भाई जिस टाइम पे मैंने अपनी 12th करी थी, यानी कि 2019 में मेरा जो है बोर्ड एग्जाम हुआ था, तो हिस्ट्री में जो लगभग जो जितने क्वेश्चन आते थे MCQ नहीं होते थे, सब्जेक्टिव वाले ही आते थे, ठीक है, लिखने वाला ही होता था। और मेरे हिस्ट्री में 100 में से 100 आए थे, यानी कि 100 आउट ऑफ 100। तो जो मेरे को अपनी तरफ से इंपॉर्टेंट लगता है मैं आपको पूरा अच्छे से बताने वाला हूं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप इन क्वेश्चंस को फॉलो करते हो। तो हो सकता है बिल्कुल डिटो यही आपको देखने को मिले आपके पेपर में, ठीक है। तो पढ़ते हैं फिर आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। Why did the Mughal rulers get their dynastic histories written? वो क्यों अपनी क्रॉनिकल्स, और आप एक तरीके से आप ये समझोगे कि वो इतना सब कुछ जो लिखवाते थे, मैन्यूस्क्रिप्ट्स और बहुत सारी चीजें हमने देखी होंगी, वो क्यों ऐसा लिखवाते थे, ठीक है। बिकॉज मुगल रूलर्स बिलीव दैट दे आर अपॉइंटेड बाय द गॉड हिमसेल्फ, ठीक है। वही समझते थे भाई गॉड ने अपॉइंट किया है उनको कि रूल ओवर अ लार्ज एंड हेट्रोजेनियस पॉपुलेस, ठीक है। कि गॉड ने बोला है कि जाओ, आप जाओ रूल करो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन के ऊपर। ऑल्दो एक्चुअल पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस circumscribed this grand vision but this vision remained important, ठीक है। उनके कुछ भाई पॉलिटिकल थे कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस जिस वजह से वो ये सब लिखवाते थे, ठीक है। कोई गॉड ने और वो उसकी वजह से नहीं था ये, ठीक है। इसके अंदर क्या था, वो उनकी जो डायनेस्टी थी, उनके जो अपकमिंग जो जनरेशंस थी, एक तो वो उनको अपनी अचीवमेंट्स बताना चाहते थे, ठीक है। देखो, वन ऑफ द मेथड्स ऑफ ट्रांसमिटिंग द विजन, यानी कि जो उनका विजन था, जो उनके फोर फादर्स का विजन था, अगर आने वाले पीढ़ियां देखती हैं तो वो कैसे पता चलेगा, वो उनके डायनेस्टिक हिस्ट्रीज को पढ़ के ही पता चलता। सो द मुगल रूलर्स गेव दिस वर्क ऑफ राइटिंग अकाउंट्स ऑफ देयर अचीवमेंट्स, जो भी उनके अचीवमेंट्स होती थी और जितनी भी चीजें वो अपने अकाउंट्स वगैरह जो लिखवाते थे, वो उनके कोर्ट हिस्टोरियंस लिखते थे, ठीक है, जो उनके कोर्ट में रहते थे। These accounts recorded all the events of the emperor's reign, यानी कि जो भी किसी एम्परर का जो टाइम पीरियड रहा है उसके ये सारे इवेंट्स को ये बताते हैं हमें। एक्सेप्ट दिस, ठीक है, these authors also collected a lot of information about other aspects of the subcontinent which helped the rulers to govern their domain। और ये सारी जो चीजें हैं हमें बहुत सारी और भी इंफॉर्मेशन मिलती हैं सब कॉन्टिनेंट की, ठीक है, जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट था उस टाइम पे, और जो उसके आसपास की भी जो जो इलाके थे उसकी भी इंफॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है, जिससे आगे जो आने वाली जो मतलब जनरेशन थी उनको पता चल जाता कि कैसे उनको गवर्न करना है, ओके। अब चलते हैं लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द मुगल क्रॉनिकल्स। तो देखो, अभी हम शॉर्ट वाले कर रहे हैं, आगे आपको लॉन्ग क्वेश्चंस भी मिलेंगे, तो डोंट वरी, हर तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे इस चैप्टर से। सो द मुगल क्रॉनिकल्स प्रेजेंट और कंटिन्यूअस क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स, ठीक है। ये जो मुगल क्रॉनिकल्स हैं ये कहीं ना कहीं हमें कंटिन्यूअस क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड बताते हैं कि भाई किसके रेन में क्या हुआ, किसके रेन में क्या हुआ, और किसके टाइम पीरियड में क्या इवेंट्स हुए, ओके। एंड ये कोई भी स्कॉलर है अगर जो मुगल हिस्ट्री के बारे में लिखना चाहता है तो उसके लिए ये एक इंडिस्पेंसिबल सोर्स है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है। तो ये हो जाएगा एक तो। ऑन वन साइड दिस क्रॉनिकल्स, ठीक है, गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट इंस्टीट्यूशंस ऑफ मुगल एम्पायर, एंड ऑन द अदर साइड दे कन्वे द मैसेज ऑफ दोज ऑब्जेक्टिव्स व्हिच मुगल रूलर्स वांटेड टू इंपोज ऑन देयर डोमेन। वो पूरी एक तो इंफॉर्मेशन देते हैं, और वो दूसरी साइड अगर हम देखें तो ये हमें ये भी बताते हैं कि क्या वो ऑब्जेक्टिव्स थे, ठीक है, जो मुगल रूलर चाहते थे, ठीक है, अपने पूरे जो मतलब एक तरीके से जो उनका जो उनका पूरा जो रीजन था वहां पे वो क्या मतलब इम्पोज करना चाहते थे, क्या उनके ऑब्जेक्टिव्स थे, वो भी हमें देखने को मिलते हैं इनके क्रॉनिकल्स से। एंड इन दिस वे
These chronicles gives us at glimpse that how imperial ideologies were created and disseminated. Okay, किस तरीके से जो imperial ideologies थी, ठीक है, जो किस तरीके से अपने जो साम्राज्य को दूर से दूर तक ले जाना है, ठीक है, कैसे उसको एक तरीके से फैलाना है, ये सब हमें यहीं से पता चलता है, ठीक है। सो ये इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ ब्रीफ कमेंट ऑन बादशाह नामा। बादशाह नामा के बारे में बताना है। सो वंस एम्परर शाहजहां कॉल्ड अब्दुल हामिद लाहौरी, ठीक है, और रिक्वेस्ट की उनको कि भाई एक हिस्ट्री लिखवानी है मुझे भी अपने टाइम पीरियड की, जैसे कि अकबरनामा में लिखवाई गई थी। ओके, सो एज अ रिजल्ट बादशाह नामा वाज रिटन बाय अब्दुल हामिद लाहौरी, अ प्यूपिल ऑफ अबुल फजल, जो कि एक उसी का ही चेला था। ओके, इट इज द ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ द इवेंट्स। जितनी भी मतलब जो आप अगर देखोगे बादशाह नामा के अंदर क्या है, जो एम्परर शाहजहां थे उनके टाइम पीरियड की सारे इवेंट, सारे ऑफिशियल हिस्ट्री हमें यहीं पे देखने को मिलते हैं इसके अंदर। एंड इट वाज रिटन इन 3 वॉल्यूम्स, 3 पार्ट में है ये। ओके, ईच वॉल्यूम कवर्ड अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, हर पार्ट के अंदर लगभग 10 साल की हिस्ट्री है। द एशियाटिक सोसाइटी वाज द फर्स्ट टू पब्लिश एडिटेड वर्जन्स ऑफ बादशाह नामा इन 19th सेंचुरी। इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी वालों ने क्या करा, इसको एडिट किया, इसके ट्रांसलेटेड वर्जन्स लेके आए इन 19th सेंचुरी। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट एनी 2 फीचर्स ऑफ अकबरनामा। अब अकबरनामा के 2 फीचर्स देख लेते हैं क्या है। Akbarnama, composed by Abul Fazl, was written to provide a detailed description of Akbar's reign. अकबरनामा के अंदर जो है ये अबुल फजल ने उसको कंपोज किया और ये हमें पूरी डिटेल्ड एक डिस्क्रिप्शन देती है अकबर के रेन का, यानी कि अकबर का जो पूरा टाइम पीरियड रहा। एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 3 बुक्स ऑफ which the first 2 are chronicles, the third one is आइन अकबरी। ओके, 3 पार्ट्स में ये डिवाइडेड है अकबरनामा, जिसमें से जो फर्स्ट 2 हैं वो हमें हिस्ट्री बताते हैं, क्रॉनिकल्स हैं वो, एंड जो थर्ड वन है उसको माइन अकबरी कहते हैं। ओके, हु वॉज गुलबदन बेगम, मेक अ ब्रीफ इवेल्युएशन ऑफ हुमायूं नामा रिटन बाय हर। ओके, गुलबदन बेगम कौन थी। सो गुलबदन बेगम वॉज द डॉटर ऑफ बाबर एंड सिस्टर ऑफ हुमायूं। ओके, भाई डॉटर थी बाबर की और सिस्टर थी हुमायूं की। एंड शी वॉज अ फ्लुएंट राइटर इन टर्किश एंड पर्शियन, ठीक है, काफी अच्छी राइटिंग वो करती थी। व्हेन अबुल फजल वॉज राइटिंग हिज अकबरनामा अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द रेन ऑफ अकबर, जब अकबर के बारे में वो जो अकबरनामा लिखा जा रहा था, ठीक है, अबुल फजल जब लिख रहे थे, तो शी वॉज रिक्वेस्टेड बाय अकबर टू राइट हर मेमोरीज ऑफ अर्लियर टाइम्स अंडर बाबर एंड हुमायूं। तो अकबर ने भी बोला कि आप कुछ ऐसा लिखो कि आपकी जो मेमोरीज हैं अर्ली टाइम्स की, बाबर और हुमायूं के टाइम की, आप उसको भी लिखिए। ओके, तो गुलबदन बेगम ने एक इंटरेस्टिंग बुक लिखी जो कि हुमायूं नामा के नाम से वी ऑल नो दैट, एंड इट गिव्स अस अ ग्लिम्स इनटू द डोमेस्टिक वर्ल्ड ऑफ द मुगल्स। पूरी जो डोमेस्टिक हिस्ट्री है जो मुगल्स की, वो भी हमें पता चलती है, उनका डोमेस्टिक वर्ल्ड कैसा था, है ना, विमेन्स की क्या कंडीशन थी। इट ऑल्सो शोज द इंपॉर्टेंट रोल प्लेड बाय द एल्डरली विमेन, जो एल्डरली विमेन होती थी उनका क्या, वो कैसे मीडिएटर बनती थी अगर कोई प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना होता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स को। ओके, सो ये हो जाएगा गुलबदन बेगम का हुमायूं नामा। नाउ व्हाट वाज द प्रैक्टिस ऑफ झरोका दर्शन। झरोका दर्शन हम सभी जानते हैं, हमने पढ़ा भी होगा इसको भाई कभी ना कभी। सो जो अकबर थे, द एम्परर अकबर यूज्ड टू स्टार्ट हिज डे एट सनराइज विद सम पर्सनल रिलीजियस प्रेयर्स। उसका जब दिन शुरू होता था तो वो अपने दिन की शुरुआत कैसे करता था, कुछ प्रार्थना करता था। आफ्टर दैट ही यूज्ड टू कम इन अ स्मॉल बालकनी, अपनी बालकनी में आता था वो छोटी सी, जिसको झरोका कहा जाता था, जो कि ईस्ट की तरफ फेसिंग होती थी। एंड उसके नीचे कौन खड़ा होता था, मल्टीट्यूड ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग खड़े रहते थे, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, क्राफ्ट्समैन, फार्मर्स, विमेन, उनके बीमार बच्चे। और वो सब क्यों खड़े होते थे वहां पे सुबह सुबह, वो एक झलक देखना चाहते थे एम्परर की, ठीक है, टू कैच अ ग्लिम्स ऑफ एम्परर अकबर। सो द पर्पस ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ झरोका दर्शन इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर was to further expand the acceptance of royal authority in the form of public trust। वो चाहता था कि लोग मेरे को एक रॉयल, मतलब एक तरीके से डिवाइन, मेरे को एक तरीके से वो समझे, ठीक है, कि मतलब मेरी एक झलक देखने को लोग तरसे। आफ्टर स्पेंडिंग एन आवर इन द विंडो, वो विंडो पे 1 घंटा बिताने के बाद वो पब्लिक मीटिंग में चला जाता था, जिसको दीवाने आम कहा जाता था, टू कंडक्ट द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ हिज गवर्नमेंट। जो भी कुछ प्राइमरी बातें होती थी जो कि कॉन्फिडेंशियल नहीं होती थी, जो पब्लिक होती थी, वो वहां पे बातें की जाती थी। एंड देयर द स्टेट ऑफिशियल यूज टू सबमिट रिपोर्ट्स, जो भी प्रॉब्लम्स होती थी वो ऑफिशियल्स बताते थे वहां पे, एंड उस पर फिर डिस्कस होता था फर्दर। सो ये हो गया हमारा झरोका दर्शन। When and by whom did the Asiatic Society of Bengal be established? Give it an important work। ठीक है, कब एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को एस्टेब्लिश किया जाता है हमें बताना है, when।
और by whom? So during the colonial period British administrators began to study of Indian history. ठीक है, इन्हीं कोई था भाई ये चुल मची हुई हमारी इंडियन हिस्ट्री को जानने की बहुत ज्यादा। सो इन्होंने कोशिश करी और आर्काइव्स थे उसको ढूंढा, उनकी नॉलेज ली, सब कॉन्टिनेंट में जो भी चीजें इनको मिली थी। ओके, और पूरा इन्होंने अच्छे से उसको देखा। अब हम अगर देखें द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल फाउंडेड बाय सर विलियम जोन्स, ठीक है, विलियम जोन्स ने 1784 में इसकी स्टैब्लिशमेंट करी एंड टुक अपॉन इटसेल्फ द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एडिटिंग। और यही एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने रिस्पांसिबिलिटी उठाई कि जो भी मैन्युस्क्रिप्ट्स मिलती हैं पुरानी एंशियंट और जो भी जो है मतलब उसकी एडिटिंग, उसकी पब्लिशिंग, उसको ट्रांसलेट करना अदर लैंग्वेजेस में, इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में, वो काम इसी का था एशियाटिक सोसाइटी का। सो एडिटेड वर्जन्स ऑफ अकबरनामा, ठीक है, अकबरनामा के जो एडिटेड वर्जन्स थे और बादशाह नामा के, वो भी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने ही पब्लिश करे थे 19th सेंचुरी के अंदर। ओके, सो ये हमारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल हो जाएगा। नाउ which tax was concluded by Akbar in 1563 and 1564? सो अकबर एबोलिश द पिलग्रिमेज टैक्स, एक तो ये जो तीर्थ यात्रा कर था 1563 में, एंड जो जजिया टैक्स था 1564, ठीक है, ये दोनों ही एक तरीके से रिलीजियस टैक्स थे, तो इनको कंक्लूडेड कर दिया गया अकबर के द्वारा, ठीक है, बाय अकबर। सो द ऑफिसर्स ऑफ द एम्पायर वर इंस्ट्रक्टेड टू फॉलो द रूल ऑफ सुलह कुल, यानी कि जितने भी ऑफिसर्स होते थे उनको इंस्ट्रक्शंस दे दिए जाते थे कि कोई भी बायसनेस ना हो, रिलीजियस कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। सुलह कुल का जो है पूरा वहां पे रूल था, सभी मिलजुल के रहते थे एक परिवार की तरह, चाहे वो कोई भी रिलीजन का हो। ओके, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड हरम? हरम का मतलब क्या है? सो द वर्ड हरम इज ऑफन यूज टू रेफर टू द होम वर्ल्ड ऑफ मुगल्स, ठीक है, जो होम वर्ल्ड था मुगल्स का उसके लिए हम ये यूज करते हैं। सो द वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम पर्शियन विच मीन्स सेक्रेड प्लेस, ठीक है, एक पवित्र जगह। द मुगल फैमिली कंसिस्टेड ऑफ द एम्पायर्स वाइव्स एंड कंक्यूबिन्स, ठीक है, उनकी जो वाइफ्स होती थी, कंक्यूबिन्स होती थी, ठीक है, और इज नियर एंड डिस्टेंट रिलेटिव्स, जिसके अंदर उनकी मदर्स हो गई, स्टेप मॉम हो गई, और सब मदर्स हो गई, सिस्टर्स हो गई, डॉटर्स हो गई, डॉटर इन लॉज हो गई, आंट्स हो गई, ठीक है, चिल्ड्रन हो गए, ये सारे उनके होम वर्ल्ड में आते थे। परिवार में कौन कौन होता था? फीमेल अटेंडेंट्स हो गई, स्लेव्स हो गई। ओके, तो ये हो जाएगा। और पॉलीगैमी वाज वाइड स्प्रेड इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट स्पेशली अमंग द रूलिंग क्लासेस। पॉलीगैमी थी भाई, बहुत सारी पत्नियां होती थी उनकी। अब देखते हैं, शो फॉर स्पेशल ओकेजन्स व्हेन द मुगल कोर्ट वाज डेकोरेटेड। कौन सी वो चार ओकेजन होते थे जिसपे मुगल जो पूरा कोर्ट था उसको सजाया जाता था? सो द एटमोस्फेयर ऑफ द कोर्ट केम अलाइव ऑन सम स्पेशल ओकेजन्स। कुछ ऐसे थे ओकेजन्स जैसे कि एनिवर्सरीज ऑफ एक्सेशन, जो पूरा जो वर्षगांठ एक तरीके से होती है, ठीक है, सिंहासन की। और उसके अलावा ईद पे भी सजाया जाता था, शबे बारात, होली, ये कुछ स्पेशल ओकेजन्स होते थे। तो इसमें क्या होता था? सेंटेड कैंडल्स प्लेस्ड इन डेकोरेटेड बॉक्सेस, ठीक है, खुशबूदार कैंडल्स होती थी, एंड कलरफुल बैनर्स हैंगिंग ऑन द वॉल, ये सब सजाया जाता था, ठीक है, पहले इसको पूरा सजा दिया जाता था जिसका बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता था विजिटर्स के ऊपर जो भी आता था। ओके, द मुगल रूलर्स यूज्ड टू सेलिब्रेट थ्री मेन फेस्टिवल्स इन द ईयर। द रूलर्स बर्थडे, ठीक है, एक तो ये सेलिब्रेट होता था अकॉर्डिंग टू सूर्यवंशा, ठीक है, सूर्यवर्षा एंड चंद्रवर्षा, एंड द पर्शियन न्यू ईयर ऑन द स्प्रिंग। ओके, तो ये होता था, ठीक है, जो पारसी एक तरीके से आप कह सकते हो, ठीक है, जो पर्शियन न्यू ईयर था वो हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं। हु वर जेसुइट? जेसुइट कौन थे? व्हेन एंड वेयर डिड देयर फर्स्ट डेलीगेशन मीट अकबर? तो अब देखते हैं इसमें, एक सेकंड रुकिए। हाँ, सो जेसुइट क्या थी? क्रिश्चियन मिशनरीज की एक सोसाइटी थी, एंड द पोर्तुगीज किंग वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन द प्रोपगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी। ये भी चाहता था पोर्तुगीज का वाला जो किंग था कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार हुए, ठीक है, सो क्रिश्चियनिटी को वो ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना चाहता था, ठीक है। उसने मदद किसके लिए? जेसुइट्स के लिए, जो कि मिशनरीज थे। द जेसुइट डेलीगेशंस टू इंडिया ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी वर पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस ऑफ ट्रेड एंड एम्पायर बिल्डिंग, ठीक है, ये आए इंडिया के अंदर ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी, और कैसे इन्होंने सब कुछ किया, ये प्रोसेस था पूरा, कैसे को अपना एक एम्पायर ही बिल्ड करना चाह रहे थे, ठीक है।
अब हम यहाँ से देखते हैं द फर्स्ट जेसुइट डेलीगेशन, जो पहला इनका डेलीगेशन था वो मुगल कोर्ट ऑफ फतेहपुर सीकरी में पहुंचता है 1580 में। एंड वहां पे वो लगभग 2 साल तक रहे, अबाउट 2 years। एंड दीज जेसुइट्स स्पोक टू अकबर, वो अकबर से बात करते थे। भाई वो उसको उसका धर्म, उसका रिलीजियन ही उसको बदलवाना चाहते थे, उसको क्रिश्चियनिटी की बातें बताते थे, ठीक है, उसके जो मतलब जो क्वालिटीज हैं वो बताते थे, जो उलमाज होते थे उनके साथ डिबेट कर लेते थे। ओके। एंड two more delegations were sent to the Mughal court in Lahore in 1591 and 1595। ओके। सो इस तरीके से ये हो जाएगा, ये एक सोसाइटी थी, ठीक है, क्रिश्चियन मिशनरीज की ही। सो ये जाते थे और प्रोपगेशन चाहते थे ये क्रिश्चियनिटी का। सो दैट्स इट। नाउ अब हम चलेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसपे आपको 4 या 4 से ज्यादा पॉइंट लिखने होंगे। तो देखते हैं। अकबर कॉन्शियसली मेड पर्शियन द लीडिंग लैंग्वेज ऑफ द मुगल कोर्ट। जानबूझकर इन्होंने बनाई थी वहां की ये जो लीडिंग लैंग्वेज, मतलब जो ये पर्शियन थी। हम इसको जस्टिफाई करेंगे, ठीक है, जो जो उसने एफर्ट किए थे उससे। सो अकबर कॉन्शियसली मेड द पर्शियन लैंग्वेज एज द लीडिंग लैंग्वेज ऑफ मुगल कोर्ट, ठीक है, क्योंकि कुछ रीजंस थे। एक तो कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल कॉन्टेक्ट्स विद ईरान, ठीक है, उसके जो ज्यादातर कॉन्टेक्ट्स थे वो ईरान के साथ भी थे। एंड इन एडिशन ईरानियन एंड सेंट्रल एशियन माइग्रेंट सीकिंग पोजीशंस एट द मुगल कोर्ट, ईरानियंस की अच्छी खासी पोजीशन थी मुगल कोर्ट के अंदर, ठीक है, और उन्होंने हो सकता है कि रिक्वेस्ट करी हुए एम्परर को कि ये लैंग्वेज को अडॉप्ट किया जाए। ओके। एंड पर्शियन वॉज मेड द लैंग्वेज ऑफ एम्पायर, ग्रांटिंग पावर एंड प्रेस्टीज ऑन दोज हु हैड कमांड ओवर दिस लैंग्वेज, ठीक है, काफी ज्यादा उनको भाई समझा जाता था, पावरफुल उनको ज्यादा माना जाता था जिसकी इस लैंग्वेज पे कमांड होती थी अच्छी खासी। ओके। इट वाज स्पोकन बाय द किंग, ठीक है, रॉयल जो लोग होते थे, एलीट क्लास के जो होते थे, वो कोर्ट में इसी में बातचीत करते थे। पर्शियन बिकेम द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एट ऑल लेवल्स, ठीक है, जितने भी अकाउंटेंट्स होते थे, क्लर्क होते थे, जो भी भाई डाटा एंट्री करते होंगे, उन सबको बोल दिया गया कि ये अब याद करनी ही करनी है, बोलनी ही बोलनी है, सीखनी ही सीखनी है, पर्शियन आनी चाहिए सभी को। ये हो जाएगा। उन्होंने एफर्ट्स देखो, अब आप खुद ही कर रहे थे वो ये सब। इट वॉज स्पोकन बाय द किंग, द रॉयल हाउस होल्ड एंड द एलीट एट कोर्ट, ठीक है, और इस तरीके से ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू थिंक दैट कंधार रिमेन्ड अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द मुगल्स एंड द सफाविद्स। ओके, सफावी और जो मुगल्स थे इनके बीच कंधार जो था वो किस तरीके से झगड़े की जड़ था। ओके, रूट कॉज। अब देखते हैं। द पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन द मुगल किंग्स एंड द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ ईरान एंड तुरान हिंग्ड ऑन द कंट्रोल ऑफ द, ये कैसे डिसाइड होता था कि किसी के साथ रिलेशन कैसे होंगे, ये सारे जो फ्रंटियर थी, जिसको हिंद कुश माउंटेन को हम एक तरीके से कह सकते हैं, उससे डिसाइड होता था, ठीक है, दैट सेपरेटेड अफगानिस्तान फ्रॉम द रीजन्स ऑफ ईरान एंड सेंट्रल एशिया। ये जो हिंद कुश माउंटेन का ये जो एरिया था, जिसने इसको मतलब कैप्चर कर लिया, समझ लो वो पावरफुल था। सो कंधार was a bone of contention between the Safavi and Mughals, ठीक है, द फोर्ट्रेस टाउन हैड इनिशियली बीन इन द पोजीशन, शुरुआत में ये हुमायूं के उसमें था, ठीक है, एंड रिकॉन्कर्ड इन 1595 बाय अकबर, इसको दोबारा से कैप्चर कर लिया गया। while the Safavi court retained diplomatic relations with the Mughals, it continued to stake claims to कंधार, वो लगातार कहते रहते थे कि भाई ये कंधार पे जो है वो क्लेम करते थे हमारा है, और इनके जो है इस तरीके से ये रिलेशंस थे कुछ, ठीक है, इस एरिया को लेके। अब आगे क्या हुआ, इन 1613 जहांगीर सेंट अ डिप्लोमेटिक एनवॉय टू द कोर्ट ऑफ शाह अब्बास, ठीक है, एक दूत भेजते हैं ना जिस तरीके से, वही समझ लो, शाह अब्बास के दरबार में कोर्ट में भेजा, उसको बोला, ठीक है, टू प्लेड द मुगल केस फॉर रिटेनिंग कंधार बट दिस मिशन फेल्ड, बोल दिया कि भाई उसको जाके कि वहां बोल दो ये हमारा है, ठीक है, ये हमारे इसमें है और उसको दे दो, लेकिन वो मिशन फेल हुआ। फिर क्या होता है, इन द विंटर ऑफ 1622 अ पर्शियन आर्मी, ठीक है, बिसीज्ड कंधार, ये भाई कंधार में आ जाती है, घेर लेती है इसको। द इल प्रिपेयर्ड मुगल गैरिसन, जो आर्मी थी मुगलों की वो नहीं थी भाई अच्छे से प्रिपेयर्ड, और वो हार जाती है। एंड हैड टू सरेंडर द फोर्ट्रेस, पूरा किला जो था फोर्ट, उनको पूरा वहां का वो सरेंडर करना पड़ता है, पूरी सिटी को सरेंडर करना पड़ता है, और सफावीज जो है वो जीत जाते हैं एट द एंड। सो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, कि किस तरीके से कंधार का जो पूरा जो रीजन था वो एक कंटेंशन का बहुत बड़ा रीजन था। अब आगे है
Mughal rulers efficiently assimilated heterogeneous populace within an imperial edifice. ठीक है, अब हमें ये स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हुए अपना आंसर बताना है। तो इसके अंदर हमें सबसे पहले तो ये बताना है कि देखो, मुगल क्रॉनिकल्स डिस्क्राइब दैट मुगल एम्पायर वाज कंप्राइज्ड ऑफ मैनी। देखो, मुगल एम्पायर में सिर्फ मुस्लिम्स नहीं थे, यहाँ पे बहुत सारी रिलीजियस, मतलब आप ये समझ लो एथनिक एंड रिलीजियस कम्युनिटीज थी। हिंदूज, जैनास, ठीक है, और जोरेस्ट्रियंस यानी कि पारसी जिनको हम कहते हैं, मुस्लिम्स, तो ये सभी रहते थे यहाँ पे। सो एज द एम्परर गैदर्ड नॉलेज अबाउट ऑल रिलीजन्स एंड सेक्ट्स, ठीक है, इन्होंने, मुगलों ने पूरी नॉलेज ले रखी थी सभी सेक्ट्स की, सभी रिलीजन्स की। ही स्टूड अबव ऑल रिलीजियस एंड एथनिक ग्रुप्स, मीडिएटेड अमॉन्ग देम एंड इंश्योर्ड जस्टिस एंड पीस फॉर ऑल। ठीक है, जैसे कि अकबर की भी बात करें तो वो इनके बीच में एक मीडिएटर का भी काम करता था। कोई आपस में जो है मतलब जस्टिस में किसी को दिक्कत ना हो भाई, उसका पूरा ध्यान रखता था वो। कोई कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे तो उस पर भी वो पूरा ध्यान देता था, और वो कोशिश करता था कि टू मेंटेन द पीस फॉर ऑल। ओके, और क्या था, अकबर एक्सेप्टेड द आइडियल ऑफ सुलह कुल। सुलह कुल का जो रूल था ये इसने एक्सेप्ट कर रखा था, यानी कि ये एक सेक्युलर अपने आप को रूलर कहता था, और इसमें ऑल रिलीजियंस एंड स्कूल्स ऑफ थॉट हैड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, सभी को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था और हर कोई अपना रिलीजन अच्छे से मान सकता था। ठीक है, बट दे डिड नॉट अंडरमाइन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। पर भाई स्टेट के खिलाफ नहीं कोई बोलेगा, अकबर के खिलाफ आके नहीं कोई बोल सकता। और अकबर ने एबोलिश करा टैक्स, जो कि पिलग्रीमेज पे लगाया जाता था, तीर्थ यात्रा टैक्स, और जिजिया जो था उसको भी इसने कंक्लूडेड करिया, ठीक है, करा। और ऑल मुगल एम्परर्स गिव ग्रांट्स टू सपोर्ट द बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस, जो वर्शिप प्लेसेस होते थे वहां पे ये ग्रांट्स भी देते थे मुगल एम्परर्स, ठीक है, सपोर्ट भी करते थे उसको बनाने के लिए। एंड व्हेन टेम्पल्स वर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग वॉर, जब टेम्पल्स को एक तरीके से वॉर के दौरान, ठीक है, जब डिस्ट्रॉय कर दिया जाता था, लेटर ग्रांट्स वर गिवन टू रिपेयर, ठीक है, बाद में उसको रिपेयर भी करवा दिया जाता था एट द टाइम ऑफ शाहजहां एंड औरंगजेब। ओके, सो ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन पिलर ऑफ मुगल वॉज द नोबिलिटी। अब नोबिलिटी पे आता ही आता है क्वेश्चन, इसको तो अच्छे से रट के जाना, नोबिलिटी को समझ लेना बहुत ध्यान से। इसके कुछ मेन फीचर्स है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जो ऑफिसर्स होते थे, जो जितने भी एक तरीके से नोबल्स जो होते थे, सो द नोबिलिटी वाज रिक्रूटेड फ्रॉम डाइवर्स एथनिक एंड रिलीजियस ग्रुप्स। जो नोबिलिटी यानी कि जिस जो नोबल्स जितने भी होते, जो ऑफिसर होते थे, एलिट जो ऑफिसर्स थे, वो अलग अलग रिलीजियस ग्रुप से आते थे। ऐसा नहीं था सिर्फ मुस्लिम्स ही थे, नो, अलग अलग ग्रुप से आते थे। और इससे ये इंश्योर हो जाता था कि नो ग्रुप वाज लार्ज इनफ टू चैलेंज द अथॉरिटी ऑफ द किंग, यानी कि सभी ग्रुप्स के लोगों को काम करना पड़ता था वहां पे। और इससे ये भी इंश्योर हो जाता था कि कोई इतना ग्रुप शक्तिशाली ना हो कि वो जो है मतलब किंग की अथॉरिटी को चैलेंज कर दे। ओके, सो द नोबिलिटी वाज डिस्क्राइब्ड एज अ बकेट ऑफ फ्लावर्स, इसको गुलदस्ता भी कहा जाता है। ठीक है, मुगल्स की नोबिलिटी को, हेल्ड टुगेदर बाय लॉयल्टी टू द एम्परर। ठीक है, क्योंकि कितना ये सभी एक साथ रहते थे, जितने भी ऑफिसर्स थे और अलग अलग रिलीजन्स के, और कितने लॉयल थे एम्परर के लिए। ठीक है, सो ये हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं, इन अकबर्स टाइम, अकबर के टाइम पे तुरानी और ईरानियन जो नॉबल्स थे उन्होंने बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। मैनी ऑफ देम अकम्पेनिड हुमायूं, सम माइग्रेटेड लेटर टू जॉइन द मुगल कोर्ट। ओके, यानी कि किस तरीके से उन्होंने अपना बहुत अच्छा एक रोल निभाया एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अकबर के टाइम पे भी। ठीक है, और जो पहले चले गए थे छोड़ के वो भी वापस आ गए थे। फिर है, अबुल फजल हैज डिस्क्राइब्ड द आइडियल ऑफ सुलह कुल ऑफ अकबर एज द कॉर्नर स्टोन ऑफ हिज एनलाइटेंड रूल, जस्टिफाई। सुलह कुल के ऊपर क्वेश्चन आ गया है, अब इसको हम अच्छे से समझते हैं इसके अंदर क्या है सुलह कुल। सो द आइडियल ऑफ सुलह कुल, ठीक है, यानी कि एब्सोल्यूट पीस was described by अबुल फजल as the corner stone, उसने इसको कॉर्नर स्टोन ऑफ एनलाइटेंड रूल बोला है भाई। ठीक है, क्योंकि मुगल जो था एम्पायर उसमें अलग अलग एथनिक एंड रिलीजियस कम्युनिटीज थी, जैसे हिंदूज, जैन्स, जोरोस्ट्रियंस यानी कि पारसी, मुस्लिम्स। ठीक है, यहाँ पे एम्परर हमेशा खड़ा रहता था सभी को जस्टिस दिलाने के लिए, सभी के बीच में पीस रहे। एंड इन सुलह कुल ऑल रिलीजन्स एंड स्कूल्स ऑफ थॉट हैड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, उनको पूरी आज़ादी थी। वन कंडीशन दैट दे डिड नॉट इग्नोर द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। ठीक है, उनको भाई पूरी पावर दे दी गई थी, पूरी स्वतंत्रता, पूरी फ्रीडम दे दी गई थी, लेकिन वो अथॉरिटी को ना चैलेंज करें, ठीक है, अकबर को ना कुछ बोलें। और
ठीक है, कि कोई भी ऐसा वो फाइट वाइट वगैरह कुछ ऐसा ना कर दें, कि एक तरीके से ये कंट्रोल किया जाता था। और क्या है, द आइडियल ऑफ सुलह कुल वॉज इम्प्लीमेंटेड थ्रू स्टेट पॉलिसीज, पूरा इसको इम्प्लीमेंट किया जाता था। और नोबिलिटीज में भी ये देखने को मिलता है, अलग अलग रिलीजन से, अलग अलग कम्युनिटीज से लोग आते थे वहाँ पे, जैसे ईरानियंस थे, तुरानीज, अफगान्स, राजपूत, डेक्कनीज, ठीक है, ऑल ऑफ देम वर गिवन पोजीशंस, अच्छी अच्छी पोजीशन पे थे भाई ये सारे ही। और ये कितनी अच्छी सर्विस करते थे, और जितनी इनकी लॉयल्टी होती थी एम्परर के लिए, उसके हिसाब से इनको अवार्ड भी दिए जाते थे। ओके, इन 1563 अकबर एबोलिश द टैक्स ऑन पिलग्रिमेज, ये लाइन भी आप यहाँ लिख सकते हो, कि जो हमें बताता है कैसे सेक्युलरिज्म को यहाँ पे दिखाया है अकबर ने, कि जो रिलीजियस टैक्स था उसको हटा दिया, जिजिया को हटा दिया। ठीक है, सो ऑल मुगल एम्परर्स गेव ग्रांट्स टू सपोर्ट, जितने मुगल एम्परर्स थे उन्होंने बिल्डिंग और ये मेंटेनेंस के लिए भी सपोर्ट करी, वर्शिप प्लेसेस के लिए। सो ये हो जाएगा इसके अंदर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज identify the distinctive features of the imperial household of the Mughal Empire। ओके, सो देखते हैं क्या फीचर्स थे इसके इंपीरियल हाउस होल्ड के मुगल एम्पायर के। सो द हाउस होल्ड ऑफ द मुगल्स कंसिस्टेड, इसमें कौन कौन आता था, एम्परर्स की वाइफ्स, ठीक है, कंक्यूबिन्स होती थी, हिज मदर, स्टेप, ठीक है, एंड फोस्टर मदर्स एक तरीके से, ठीक है, जो सब मदर्स, सिस्टर्स, डॉटर्स, डॉटर इन लॉ, और उसके बाद आंट्स, चिल्ड्रन, फीमेल सर्वेंट, स्लेव्स, ये सब आते थे। एंड पॉलीगेमी वॉज वाइडली प्रैक्टिस्ड बाय द मुगल एम्परर, ठीक है, यानी कि बहुत सारी वाइफ्स होती थी। द टर्म हरम इज यूज टू प्रेफर द डोमेस्टिक वर्ल्ड ऑफ द मुगल्स। ओके, एंड पर्शियन वर्ड हरम मीन्स सेक्रेड प्लेस। सो जो ये स्लेव कनक्ट्स होती थी, जैसे कि ख्वाजा सारा, वर अपॉइंटेड एज गार्ड्स और सर्वेंट्स, ठीक है, इन द हरम। और मैं आपको बताऊं, किन्नर भी होते थे, ठीक है, जो किन्नर लोग होते थे वो भी गार्ड्स की तरह काम करते थे। In the Mughal household, a difference was kept between wives from come from royal, ठीक है, एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज, जो बहुत अच्छे खासे घर से आती थी, बेगम्स, और जो दूसरी साइड जो कुछ अच्छे खासे घर से नहीं आती थी, रॉयल, वो वाली जो वाइफ होती थी, उन दोनों में बहुत ह्यूज डिफरेंस रखा जाता था। ठीक है, जो बचपन से काफ़ी ज़्यादा नोबल, काफ़ी ज़्यादा उस वैसी फैमिली से नहीं आती थी, उनको थोड़ा सा कम समझा जाता था। द कनक्यूबेंस यानी कि अगाचा occupied the lowest position, they all received monthly allowance and gift according to their status। भाई मंथली इनको पेमेंट मिल जाती थी अगाचास को, ठीक है, ये सबसे लोवेस्ट पोजीशन पे थी। द अगा एंड अगाचा could rise to the position of a begum depending on the husband's will, अगर हस्बैंड चाहता है तो वो हो सकता है कि भाई वो उनकी भी पोजीशन पे आ जाए बेगम की, पर ये हस्बैंड के उस पे है, ठीक है। इन केस वेयर द हस्बैंड डिड नॉट ऑलरेडी हैव 4 वाइफ्स, अगर उसकी 4 वाइफ ना हो, ठीक है। लव एंड मदरहुड आर कंसीडर्ड हेयर इन एक्वायरिंग सच पोजीशन फॉर अ लीगली वेडिड वाइफ्स। तो ये हो जाएगा इसके अंदर। अपार्ट फ्रॉम वाइफ्स, numerous मेल एंड फीमेल स्लेव्स वर देयर इन द मुगल हाउस होल्ड, ठीक है, बहुत सारे मेल फीमेल स्लेव्स भी रहते थे, और वो बहुत सारे काम करते थे, मल्टीटास्किंग होते थे, ठीक है, बहुत इंटेलिजेंट थे, काफ़ी स्किल्ड थे। मैनी मुगल क्वींस एंड प्रिंसेस लाइक नूर जहाँ, जहाँ आरा, रोशन आरा, enjoyed significant power and financial status, often elderly women, जो एल्डरली वीमेन होती थी वो भी बहुत बारी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती थी। कोई अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, कोई टेंशन आ जाती है, तो उसको रिजॉल्व करने में, ठीक है, प्रिंसेस और किंग्स के बीच में। सो ये हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब briefly the expansion and consolidation of Mughal empire under जलालुद्दीन अकबर। ओके, अब देखते हैं क्या था। इसको अकबर द ग्रेट माना जाता है, सभी एम्परर में बहुत ग्रेट माना जाता है ये। इसने अपना एक्सपेंड भी किया एम्पायर, ठीक है। अब देखते हैं क्या है। Akbar became the emperor in 1556. He checked the expansionist designs of Uzbeks of Turan and Safavi of Iran. Kandahar was a bone of contention between the Safavi and Mughals, ये हम पढ़ के आ चुके हैं। अकबर ने दोबारा इसको कैप्चर कर लिया था 1595 में, ठीक है, एंड ही सक्सीडेड इन एक्सटेंडिंग द फ्रंटियर्स, उसने एक्सटेंड करी फ्रंटियर्स को हिंद कुश माउंटेन्स तक। और Akbar not only secured the frontiers of the empire, but he also expanded his empire to the Deccan।
भाई डेक्कन तक उसने फैला दिया। इन डेक्कन वेरियस स्टेट्स वर कंस्टेंटली ऑन वॉर विद ईच अदर, ठीक है, जबकि वो बहुत ज्यादा ऐसा इलाका था हमारा उस टाइम का जहाँ हमेशा वॉर्स होती रहती थी। Akbar established his empire in Deccan and resolved the internal conflicts and persuaded the sultans to accept his supremacy। भाई उसने समझा दिया वहां के सुल्तान्स को कि तुम्हें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, और उसने वहां पे पूरे कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व भी किया। और बहुत सारे उसने ऐसे भी चीज किए, ठीक है, जो टैक्सेशन और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो होता था, तो उसने क्या करा, टैक्स जो था, मैंने अभी आपको ये तीसरी बार बता रहा हूँ मैं, ठीक है, ये सेम इसी में वही आएगा कि जो जिजिया और पिलग्रिमेज टैक्स था वो हटा दिया, जो कि रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन को दिखाते थे, नॉन मुस्लिम्स पे लगाते थे ये टैक्स को जो लोग। एंड जितने ऑफिसर्स थे ना उनको इंस्ट्रक्शंस दे दिए जाते थे कि ऑब्सोल्यूट पीस होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए, सुलह कुल को फॉलो करना है सभी को, सभी रिलीजन को इक्वल समझना है। ऑल द ईरानियंस, तुरानीस, अफगान्स, राजपूत, डेक्कन नोबल्स वर गिवन पोजीशन। अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटीज से जो लोग आते थे उन सभी को पोजीशंस दी जाती थी, गिफ्ट्स दिए जाते थे, ठीक है। इस तरीके से हम कह सकते हैं इन दिस वे एक्सपेंशन भी किया अकबर ने एंड कंसोलिडेशन भी किया मुगल एम्पायर का। ओके, now describe briefly how the emperor began his day in the balcony at the दीवाने आम। दीवाने आम में क्या होता था? ओके, झरोका दर्शन और अपीयरेंस फ्रॉम द स्मॉल बालकनी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर, ये हम सभी को पता है, जिसमें वो अपनी अथॉरिटी को दिखाना चाहता था और एक लोगों का कैसे विश्वास है उसके ऊपर ये दिखाता था वो। और वो अपने दिन की शुरुआत, ठीक है, बिगिन हिज डे एट सनराइज विद पर्सनल रिलीजियस डिवोशंस और प्रेयर्स करके वो करता था। फिर उसके बाद स्मॉल बालकनी में आता था, और यही स्मॉल बालकनी को झरोका कहा जाता था, जो कि ईस्ट की तरफ फेसिंग होती थी। इसके नीचे बिलो अ क्राउड ऑफ पीपल वेटेड फॉर अ व्यू और दर्शन ऑफ द एम्परर, दर्शन करने के लिए खड़े होते थे लोग बहुत सारे। एंड आफ्टर स्पेंडिंग एन आवर, एक घंटा बिता के उसके बाद वो पब्लिक हॉल की तरफ चले जाता था दीवाने आम में। वहां पे वो अपनी नॉर्मल जो मीटिंग्स होती थी जो वो करता था, ठीक है। हेयर जो स्टेट ऑफिशियल्स होते थे वो अपने अपनी प्रॉब्लम्स बताते थे, जो रिक्वेस्ट करनी होती थी वो बताते थे। उसके बाद लगभग 2 घंटे बिताने के बाद वो वहां से चला जाता था दीवाने खास के अंदर। दीवाने खास क्या होता था, एक ऐसी मीटिंग होती थी वहां पे जो कॉन्फिडेंशियल मैटर्स होते थे, जो पब्लिक नहीं होते थे, जो सबको नहीं बताने होते थे, सीक्रेट बातें होती थी वहां पे। ओके, अब है एक्सप्लेन द रोल प्लेड बाय विमेन ऑफ द इंपीरियल हाउस होल्ड इन द मुगल एम्पायर, ठीक है। इसके अंदर एक तो भाई मैंने आपको जो अभी ये करवाया था, ठीक है, इंपीरियल हाउस होल्ड, ये वाले पॉइंट डाल दोगे। ये डालने के अलावा आप वो तो डालोगे डालोगे, ये भी डाल देना कि भाई गुलबदन बेगम जो कि बाबर की बेटी, हुमायूं की सिस्टर, अकबर की आंट, ठीक है, ये अच्छी खासी फ्लुएंसी थी इनकी टर्किश और पर्सियन में, ठीक है। हुमायूं नामा भी इन्होंने लिखा, कैसे वो पूरा मुगल्स का डोमेस्टिक वर्ल्ड को बताता है। और ये मैंने सारा अभी आपको पढ़ाया है, ये आप लिख सकते हो इसके अंदर, ठीक है। और एल्डरली वीमेन जो होती थी वो भी कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह रिजोल्व करती थी। शाहजहां डॉटर जहां आरा एंड रोशन आरा, इन्होंने भाई इनको तो एनुअल इनकम भी मिलती थी जो कि मनसबदार के इक्वल होती थी। जहां आरा ऑल्सो रिसीव्ड रेवेन्यूज फ्रॉम द पोर्ट सिटी ऑफ सूरत, वहां से भी उसको ट्रेड वगैरह से बहुत प्रॉफिट मिलता था। विमेन बिलोंगिंग टू द मुगल हाउस होल्ड कुड स्टार्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, भाई बिल्डिंग्स भी बनवाती थी ये, ठीक है, गार्डन्स भी बनवाती थी, इनका कंट्रोल था रिसोर्सेज पर। जहां आरा पार्टिसिपेटेड इन मैनी आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट्स ऑफ शाहजहां न्यू कैपिटल शाहजहानाबाद, यानी कि जिसको हम दिल्ली भी कहते हैं। अमंग दीज वाज एन इंप्रेसिव डबल स्टोरेड, ठीक है, करवनसेराय विद अ कोर्टयार्ड एंड गार्डन एंड द बाजार ऑफ चांदनी चौक, जो कि ठीक है बहुत क्राउडेड सेंटर था, ये भी डिजाइन जहां आरा नहीं किया। तो बहुत ज्यादा ये काम वगैरह भी करती थी इनके अंदर जो ये विमेंस थी। ओके, तो ये सारे पॉइंट आएंगे। अब देखते हैं explain why the nobility was recruited from different races and religious groups by the Mughal rulers in India, ठीक है। नोबिलिटी में हमने अभी पढ़ा था कि अलग अलग डाइवर्सिटी कितनी होती थी, अलग अलग एथनिक और रिलीजियस कम्युनिटीज ग्रुप से वो आते थे, ठीक है। और इससे ये भी पता चलता था कोई भी ग्रुप इतना जो है पावरफुल ना हो जो अकबर से भी ज्यादा पावरफुल हो जाए, और ठीक है वो अकबर के अंडर में काम ना कर रहा हो। सबसे ज्यादा खतरनाक भी जो एक तरीके से ऑफिसर होगा वो भी एट द एंड उसी के अंडर होगा। द ऑफिसर कॉर्प्स ऑफ द मुगल्स वाज डिस्क्राइब्ड एज बकेट ऑफ फ्लावर्स, गुलदस्ता कहा जाता है इनको, बहुत लॉयल्टी उनकी थी एम्परर के लिए, ठीक है। और
तुरानी, ईरानियंस, ठीक है, ये सब हुमायूं के टाइम से ही थे वहाँ पे। उसके बाद कई राजपूत और ये सब भी आने लगे वहाँ पे। बहुत सारे एक तरीके से नॉलेज और स्किल वाले जो होते थे, वॉरियर जो लोग होते थे, उनको यहाँ पे शामिल किया जाता था। देवर पार्ट राजपूत एंड इंडियन मुस्लिम्स, जो ये लोग थे, इन्होंने भी इंपीरियल सर्विस ज्वाइन करी, ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकबर। ईरानियन जो लोग थे, उन्होंने हाई ऑफिसेस, ठीक है, उन्होंने गेन करे, हाई ऑफिसर बनाया उनको। जहांगीर और औरंगजेब के टाइम पे राजपूत को काफी अच्छी पोजीशन मिली, ठीक है। राजपूत लोग जो थे और मुगल जो थे, इन्होंने जैसे अकबर का ही आपको पता होगा, इसने मैरिज करी वहां पे, और ये इसने अपने पॉलिटिकल रिलेशन जो है वो थोड़े सही करे, ठीक है, पॉलिटिकल रिलेशन बनाए। तो ये भी एक इनकी चाल होती थी। द मराठास वर ऑल्सो देर, मराठा लोग भी थे, ठीक है। सुलह कुल जो था वो, उसको स्टेट पॉलिसीज के थ्रू इम्प्लीमेंट किया गया था। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था सिलेक्शन वगैरह में भी, सभी को बराबर समझा जाता था। और जो ये नोबल्स लोग होते थे, ये क्या करते थे भाई, ये करते थे भाई, मिलिट्री कैंपेन्स में भी जाते थे, आर्मीज के साथ भी जाते थे, ये ऑफिसर्स का काम भी करते थे, ठीक है। और ये नोबल्स को मनसबदार भी कहा जाता था, ठीक है। और मेंबर्स ऑफ हिंदू कास्ट, जो हिंदू कास्ट के बहुत सारे जो लोग थे, जो एजुकेशन और जो अकाउंटेंसी के अंदर जिनका बहुत अच्छा खासा ज्ञान था, नॉलेज थी। फॉर एग्जांपल अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर राजा टोडरमल, उन जो खत्री कास्ट से आते थे, उनको बनाया गया भाई फाइनेंस मिनिस्टर। ओके, सो ये सब इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब देखते हैं प्रोसेस मैन्युस्क्रिप्ट प्रोडक्शन का, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है लॉन्ग आंसर वाले में। सो जितनी भी मुगल इंडिया, ठीक है, जो जितनी भी बुक्स हैं, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, ठीक है, हमें जो मिलती हैं, हैंड रिटन थी, कोई प्रिंटर का यूज नहीं होता था। और ये सारा इसका प्रोडक्शन का काम जो है इंपीरियल किताब खाने के अंदर होता था। ऑल्दो किताब खाना कैन बी ऑल्सो ट्रांसलेटेड एज लाइब्रेरी, आज के टाइम पे जिसे हम लाइब्रेरी कहते हैं। सो इट वाज अ स्क्रिप्टोरियम, दैट इज अ प्लेस वेयर द एम्परर्स कलेक्शन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स वाज केप्ट, यहाँ पे ये सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स को रखा जाता था। मैन्युस्क्रिप्ट्स को बनाया भी जाता था शाही किताब खाने के अंदर, ठीक है, इंपीरियल किताब खाना। सो द क्रिएशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट, इसको अकेला बंदा नहीं बनाता था, नंबर ऑफ पीपल इसमें इन्वॉल्व होते थे इस टास्क के अंदर। जैसे कि पेपर मेकर होता था जो पेज तैयार करता था, है ना, जो कि प्रिपेयर द फोलियोज ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट। उसके बाद स्क्राइब और कालीग्राफर्स होते थे टू कॉपी द टेक्स्ट, ठीक है। फिर गिल्डर्स होते थे जो उसको इल्यूमिनेट करते थे, पेजों को सजाते थे। पेंटर्स होते थे जो इलिस्ट्रेट करते थे सीन्स को, वहां पे मतलब छापते थे। बुक बाइंडर्स होते थे, ठीक है, जो उस पे ऑर्नामेंटल कवर्स वगैरह भी चढ़ाते थे, सजाते थे उसे, ठीक है। सो बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते थे। द फिनिश्ड मैन्युस्क्रिप्ट वाज सीन एज अ प्रीशियस ऑब्जेक्ट, बहुत ज्यादा इसको प्रीशियस माना जाता है, और ये इंटेलेक्चुअल वेल्थ मानी जाती थी भाई, बौद्धिक एक तरीके से वेल्थ थी ये। इतनी डिटेल है, इतनी डिटेल है मैन्युस्क्रिप्ट्स में, आप सोच भी नहीं सकते। सो इट exemplified द पावर ऑफ इट्स पैटर्न द मुगल एम्परर टू ब्रिंग सच ब्यूटी इनटू बीइंग। भाई कितना सोच उनकी कितनी अच्छी थी कि उन्होंने आने वाले अपनी जनरेशन्स के लिए ये सारा एक तरीके से ये लिखवा के रखा पहले से ही। कितना अच्छा था ये सब, ठीक है, कि ये आने वाले टाइम पे लोग जाने कि उन्होंने क्या किया था। अब आगे है, हिस्ट्री प्रोवाइड्स अकाउंट्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मुगल्स विद देयर नेबरिंग पॉलिटिकल पावर्स। अब बताओ इसमें क्या होगा। नेबरिंग पॉलिटिकल पावर्स में सफावी और मुगल्स वाला मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया आपको, कंधार रीजन को लेके। अब ओटोमन्स का आपको बता देता हूँ, ये आप लिख लेना भाई, पुराने वाले जो अभी मैंने स्लाइड में बताया था वही होगा। द रिलेशनशिप बिटवीन मुगल्स एंड ऑटोमन्स, ठीक है। अब ऑटोमन जो पूरा एम्पायर था, उनके साथ इनको काफी अच्छा रखना पड़ता था अपना रिलेशन, क्योंकि जो मर्चेंट्स और पिलग्रिम्स होते थे, वो जाते थे ऑटोमन उसके अंदर, ठीक है, टेरिटरीज के अंदर जो कंट्रोल में थी। जैसे कि जो कि आपको पता होगा, पिलग्रिम सेंटर थे वहां पे मुस्लिम्स के, मक्का मदीना, वो वहीं उसके अंडर में ही आते थे ऑटोमन्स के। तो मुगल्स को ये इंश्योर करना होता था कि ऐसे रिलेशन रखें कि ट्रेड कॉमर्स चलता रहे, मर्चेंट्स भी आ जा सकें, पिलग्रिम्स भी आ जा सकें। ओके, द मुगल एम्परर यूजुअली combined रिलीजन एंड कॉमर्स बाय एक्सपोर्टिंग वैल्यूएबल मर्चेंडाइज टू एडन एंड मोखा। वो वहां पे कुछ पैसे वगैरह भी भेजता रहता था भाई, मुगल एम्पायर जो था वहां पे, ठीक है, जो इंडिया वाला जो हमारा है, वो एम्परर्स जो लोग होते थे, वहां कुछ पैसे वगैरह भी भेजते रहते थे वो, ठीक है। रेड सी पोर्ट जो थे एडन एंड मोखा, वहां पे। एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रोसीड्स ऑफ द सेल्स इन चैरिटी टू द कीपर्स ऑफ श्राइन्स एंड रिलीजियस मैन देयर, जो वहां पे श्राइन्स वगैरह में भी वो कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूट करते रहते थे। However, when Aurangzeb discovered cases of misappropriation of funds sent to Arabia, he favored their distribution in India.
ठीक है, जब वहां पे वो जा रहा था फंड, भाई उसने देखा कि सही से वो नहीं जा रहा है, कई केसेस ऐसे आ रहे थे जो फंड हम यहाँ से भेज रहे हैं, तो उसने ये बोला कि हम इंडिया में ही इस फंड को रखते हैं ना। ये मतलब उसने सोचा कि ये भी एक वैसा ही है कि जैसे कि मक्का है, ठीक है, कि मतलब वाज एज मच अ हाउस ऑफ गॉड एज मक्का, हमारे यहाँ पे ही हम उस फंड को कर सकते हैं, ये सब काम जो हम कर रहे हैं, अगर अब वो अप्रोप्रिएटली नहीं जाता है, ओके, पैसा वहाँ पे, तो ये हो जाएगा। सो इसी के साथ मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसी लगी वीडियो। सो थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।